नमस्कार दोस्तों, अपने महाद्वीपीय भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक विभाजन, उसके नदियां और उसके मरुस्थलों का अध्ययन किया था। अपने अगले वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका को उठाते हैं और नॉर्थ अमेरिका के भौतिक विभाजनों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हालांकि नॉर्थ अमेरिका के राजनैतिक विभाजन का हम अध्ययन अगले वीडियोज में करेंगे। दक्षिण अमेरिका की तरह उत्तरी अमेरिका को भी 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कैनेडियन या लॉरेंसियन सील्ड प्रदेश ये वाला हिस्सा कहलाता है। आपलेशन पर्वत प्रदेश महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा कहलाता है। पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी हिस्से पर विस्तृत लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को रखा जाता है और मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानी प्रदेश को रखा जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये हिस्सा आता है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कैनेडियन सील्ड प्रदेश से। सील्ड शब्द का मतलब हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि सील्ड का मतलब ही होता है एक पठारी क्षेत्र का एक प्रकार होता है सील्ड। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ये हिस्सा कैनेडियन सील्ड कहलाता है, क्योंकि ये हिस्सा मुख्य रूप से कनाडा में स्थित है, इसलिए इसके नाम के आगे कैनेडियन सील्ड का इस्तेमाल किया गया है। कैनेडियन सील्ड प्रदेश विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है और जो भी विश्व के प्राचीनतम पठार होंगे, सीधी सी बात होती है कि वहां पर खनिज संपदा के मामले में वो काफी ज्यादा भरपूर होता है और इस वजह से यहाँ पर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, निकल, रेडियम इस तरह के तमाम सारी चीजें पाई जाती है। एक बात और है कि ये प्राचीनतम पठार है, इसलिए कटाफटा ज्यादा है। जब कटाफटा ज्यादा है तो इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर के आसपास पाई जाती है। इसके आगे अगला नंबर पर आपका आता है आपलेशन पर्वतीय प्रदेश। आपलेशन पर्वतीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगर इस को ध्यान से देखेंगे, ये महाद्वीप का चित्र देखेंगे तो इसमें ये वाला हिस्सा जो आपका दिखाई दे रहा है पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको आपलेशन पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपलेशन पर्वत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये विशेषता इसकी है कि एक ही काल में निर्मित हुआ है। अत्यधिक अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई जो है 1000 से 1800 मीटर के आसपास पाई जाती है। माउंट माइकल इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। माउंट माइकल को देख लेते हैं। यह रहा आपका माउंट माइकल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माउंट माइकल किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम है। आपको बताना होगा वो आपलेशन पर्वत का हिस्सा है। आपको बताया गया कि आपलेशन पर्वत महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, इस प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार आप जानते हैं कि कोयला कई प्रकार का होता है। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का पाया जाता है। एंथ्रेसाइट उनमें सब सर्वोत्कृष्ट जो कोयला होता है उसको कहा जाता है। इसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। इनमें से एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला यानी जो दुनिया में सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है वो इस पर्वतीय प्रदेश के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा लोहा, लौह भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तमाम सारे यहाँ पर खनिज प्राप्त होते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को यूएसए का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 85% कोयला यूएसए का इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। इस तरह से आपलेशन पर्वत प्रदेश अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये माउंट माइकल का तस्वीर है। ये जो आपलेशन पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी का नाम है। इसी पर्वत श्रेणी के आगे जाएंगे, आपलेशन के पदेन क्षेत्र में पीटमांट पठार पाया जाता है। आपलेशन के पास ही ब्लू रिज पर्वत पाए जाएंगे और ब्लू रिज का ये चित्र बना हुआ है। उसके नीचे पीटमांट पठार एक पठार पाया जाएगा। पठार से प्रश्न पूछा जाता है कि पीटमांट पठार कहाँ पर पाया जाता है। ये पीटमांट पठार हरे रंग से जो दिखाया गया पीटमांट पठार का हिस्सा है। ये लाल रंग से जो दिखाया गया ये आपलेशन पर्वत प्रदेश दर्शाया गया है यहाँ पर। इसके निचले हिस्से पर पीटमांट पठार पाया जाता है और पीटमांट पठार के नीचे फॉल लाइन स्थित है, यानी ढेर सारी यहाँ से नदियां निकलती हैं, निकल करके यहाँ पर पानी अपना नीचे गिराती हैं। तो इन नदियों की एक जो श्रृंखला बनती है, एक जो लाइन बनती है जहाँ सारी नदियां नीचे गिरती हैं, उस रेखा को प्रपात रेखा या फॉल लाइन कहा जाता है। यहाँ पर ढेर सारे जलप्रपात पाए जाते हैं और इन जलप्रपातों से यूएसए में विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फॉल लाइन कहाँ पर है, किस पठार में पाई जाती है, आपको पीटमांट पठार का नाम बताना है। तीसरे नंबर पर चलते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश, जो उत्तरी अमेरिका के भौतिक विभाजनों में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर के आता है आपके लिए, तो इस पर सबसे विशेष ध्यान देना है। उत्तरी अमेरिका में ये हिस्सा कहलाता है पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश। पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उनके नाम लिखे हुए हैं।
इनको आपका वर्क है कि आप एटलस में जाकर के इनको सर्च करेंगे, इनको ढूंढेंगे। कुछ इसमें यहाँ पर दी हुई है, उनको देख लेते हैं। ब्रुक्स हो गई, अलास्का हो गई, कोस्टल रेंज यानी तटीय प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, सीरा नेवादा, सीरा माद्रे और ये रॉकी माउंटेन है। तो इतनी सारी दी हैं, बाकी जो नहीं मिल रहे हैं सेलकर्क, कैस्केड, इनको आपको सर्च करना है और वहां पर लर्न करना है। तो ये पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश इस तरह से है। और पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश के अंतर्गत अब कुछ कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम रॉकी माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, सीरा नेवादा के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल के बारे में पढ़ेंगे, अलास्का के बारे में पढ़ेंगे, कुछ श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं रॉकी पर्वत के बारे में। रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है पर्वत श्रृंखला है। जिस तरह से हमने बात की थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत इंडीज पर्वत श्रृंखला जो काफी लंबी थी, लगभग 72 किलोमीटर के आसपास थी, उसी तरह से लगभग 6000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बनने का तरीका क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ये आपको याद करना है। इंडीज भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण थी। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट, ये माउंट एल्बर्ट का चित्र बना हुआ है। ये नीचे माउंट एल्बर्ट है और ये माउंट एल्बर्ट की लोकेशन है। एक विशेष आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि माउंट एल्बर्ट पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी नहीं है, ये सिर्फ रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम है। रॉकी जो यहाँ से यहाँ तक है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है, ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। माउंट मैकिनले, अलास्का श्रेणी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, और यहीं पर कहीं पर माउंट मैकिनले है। 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पूरे महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और अलास्का रेंज है कहाँ पर? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हिस्सा है अमेरिका का एक राज्य ही है अलास्का। तो अलास्का जो चोटी है वो, अलास्का जो श्रृंखला है वो आपका यूएसए में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले वो भी यूएसए में है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी वो भी माउंट एल्बर्ट जो है वो भी यूएसए में। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि कनाडा की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो कनाडा की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट लोगन है, लोगन पर्वत है और इसकी ऊंचाई 6050 मीटर है। यह तटीय श्रेणी में स्थित है। तटीय श्रेणी कहाँ पर है? ये कोस्टल रीजन है ये पूरा, और इस कोस्टल रीजन में ये माउंट लोगन आप यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंट लोगन दिखाई दे रहा है, ये माउंट लोगन, ये लाइन खींची गई है और लाइन से इधर का हिस्सा यूएसए में आता है और इस तरफ का हिस्सा आता है आपका कनाडा में। तो कनाडा में माउंट लोगन स्थित है, तटीय श्रेणी यहाँ से यहाँ तक है, और इस तरह से अलास्का जो श्रेणी है वो यहाँ पर आती है और अलास्का जो है मुख्य रूप से यूएसए में स्थित है। एक अंतिम आपका बनता है क्वेश्चन सीरा नेवादा से। सीरा नेवादा की लोकेशन आप देख रहे हैं। सीरा नेवादा इधर एक पर्वत श्रृंखला है, इसके इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक घाटी आपको दिखाई देगी और इधर साइड भी एक हल्का सा घाटी दिखाई देगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं? जब किसी पर्वत के दोनों किनारों पर, उस पर्वत श्रृंखला के समानांतर दोनों किनारों पर कोई भ्रंश घाटी निर्माण हो जाता है। दो भ्रंश घाटियां जब बन जाएंगी तो वो हिस्सा रियल में ऊपर उठेगा नहीं, लेकिन उठा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से बने श्रृंखलाओं को खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। तो सियरा नेवादा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सियरा नेवादा नामक पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? आपको यूएसए बताना है। यूएसए में भी कौन से राज्य में? कैलिफोर्निया राज्य में। इसके बाद आगे चलते हैं, इस पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं जो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश है। इस पर्वत श्रृंखला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तमाम सारे अंतः पर्वतीय पठार देखने को मिलते हैं। अंतः पर्वतीय पठार का मतलब दो तरफ पर्वत होगा, बीच में कोई पठार क्षेत्र होगा। तो इन अंतः पर्वतीय पठारों में हम आपको 3 पठारों के नाम आपको बता रहे हैं। इनमें से पहले नंबर पर कोलंबिया का पठार, दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्थित ग्रेट बेसिन का पठार और तीसरे नंबर पर कोलोराडो का पठार। कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और ग्रेट बेसिन का पठार। इन तीनों के बारे में जो फैक्ट बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको एक एक करके समझना है। नंबर फर्स्ट पर कोलंबिया का जो पठार है वो यहाँ पर स्थित है। कैस्केड, ये पर्वत श्रृंखलाओं को देखते जाइए साथ साथ में। कैस्केड रेंज है इधर और इधर आपका रॉकी माउंटेन है, दोनों के बीच में स्थित कोलंबिया का पठार है। काली मिट्टी के भंडार यहाँ पाए जाते हैं और इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए काफी उपयुक्त है। यहाँ पर कोलंबिया नदी भी बहती है,
इन नदियों को भी ध्यान देते जाइए। आगे चल करके हम नदियों का एक सेपरेट वीडियो लाएंगे नॉर्थ अमेरिका की, उनको आपको तैयार करना होगा। तो कोलंबिया नदी यहाँ पर बहती है। ये जो एरिया है पूरा सूटकेस फार्मिंग के लिए दुनिया में जाना जाता है। सूटकेस फार्मिंग का मतलब कि फार्मिंग के लिए यहाँ पर जाइए, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर वर्ष में एक बार बर्फबारी होती है और बर्फबारी की वजह से ये बर्फ से ढक जाता है एक सीजन में, सर्दी के सीजन में, और गर्मी के सीजन में यहाँ पर ये बर्फ से मुक्त हो जाता है। इस एरिया में वर्ष में सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती है और एक फसल के दरमियान यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। तो जब एक बार फसल उगाई जा सकती है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बिजनेसमैन और यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर करने के बाद फिर अपना सूटकेस उठाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर जब बर्फ खत्म होती है फिर वापस आते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर खेती की जाती है इस क्षेत्र में। इस प्रकार की कृषि को ही सूटकेस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया पठार के बाद दूसरे नंबर पर हम चलते हैं ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार का ये लोकेशन है। ग्रेट बेसिन के पठार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्रेट साल्ट लेक स्थित है, एक झील स्थित है जिसको ग्रेट साल्ट लेक कहा जाता है। अभी हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में स्थित है। ये सियरा नेवादा हो गया और सियरा नेवादा और ये रॉकी माउंटेन के बीच में स्थित जो हिस्सा है इसको ग्रेट बेसिन के पठार के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बेसिन के पठार में एक बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर सियरा नेवादा के बगल में सैन फ्रांसिस्को एक नगर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को नगर के बारे में आप जानते हो, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, हालांकि इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। हम ग्रेट बेसिन पठार को एक बार और ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेट साल्ट लेक आपको प्राप्त होगी और उसी के बगल में ग्रेट साल्ट लेक सिटी भी मिलती है। तो ग्रेट साल्ट लेक के साथ साथ ग्रेट बेसिन के नीचे आप एक बात और ध्यान दीजिए, यहीं पर डेथ वैली स्थित है, आपकी मृत घाटी जिसको कहा जाता है। और डेथ वैली के नीचे आपका मोजेब डिजर्ट स्थित है। ये सारी चीजें आगे चल करके अभी हम पढ़ना है। यहाँ पर नीचे कोलोराडो का पठार है और ये सारी जो संरचनाएं हैं वो हमको इस महाद्वीप के इस पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इस झील का सैटेलाइट से लिया गया चित्र है और झील के बारे में आपको बता दें, यानी दुनिया के सबसे खारी झीलों में तीसरा स्थान रखती है। पहली दुनिया की सबसे खारी जो झील है वान झील तुर्की में स्थित है। दूसरी दुनिया की जो सबसे खारी झील है वो मर्द सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा में स्थित है। ये तीसरी झील है जो दुनिया की सबसे खारी झील है तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे खारी झीलों में से एक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे खारी झील को आपसे पूछे, ग्रेट बेसिन के पठार पर स्थित ग्रेट साल्ट लेक। तीसरा पठार हमारा है कोलोराडो का पठार। तो ये हिस्सा है कोलोराडो के पठार का और कोलोराडो के पठार में जो बहती है नदी कोलोराडो नदी, वो कोलोराडो की नदी दुनिया में ग्रैंड कैनियन के लिए जानी जाती है। कैनियन यानी महाखड्ड बनाती है, गहरे गहरे गड्ढे बनाती है और इस तरह से ढेर सारे यहाँ पर गड्ढे पाए जाते हैं। इनमें से एक गड्ढा जो है उसको ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है। तो ग्रैंड कैनियन बनाने वाली नदी का नाम कोलोराडो है तथा ग्रैंड कैनियन किस पठार में स्थित है तो भी आपको बताना है, कोलोराडो का पठार। ये देख रहे हैं आप, कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार में ये मीड लेक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी, आगे चल करके हम पढ़ेंगे जब नदियों को। तो मीड लेक है और इस तरह से करके ये जो नदी है आपकी ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर रही है। ये देखिए ये ग्रैंड कैनियन है। इस तरह से इस नदी के चारों तरफ तमाम सारे गड्ढे पाए जाते हैं, इनमें से इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि ये जो एरिया है डेथ वैली का हिस्सा है। ग्रेट बेसिन के नीचे जाएंगे तो डेथ वैली एक हिस्सा दिखाई देता है और डेथ वैली जो है वो मोजेब डिजर्ट, यहाँ पर आपको मोजेब डिजर्ट दिखाई दे रहा है, मोजेब डिजर्ट का ही एक भाग है। मृत घाटी से संबंधित दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि यह समुद्र तल से गहराई इसकी है 86 मीटर, यानी निम्नतम बिंदु है ये। इस घाटी के निम्नतम बिंदु की समुद्र तल से गहराई 86 मीटर है। यह बिंदु नॉर्थ अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु यानी सबसे गहराई वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, आपको बता दें वो डेथ वैली या मृत घाटी ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो गर्म स्थल है वो कौन सा है, यही है मृत घाटी ही। 56 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है तो आपको लीबिया में स्थित अल अजीजिया का नाम बताना है। वो पूरी दुनिया का सबसे गर्म स्थल हो गया और मृत घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गर्म स्थल हो गई। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लीबिया का स्थल नहीं मिलता है और सिर्फ मृत घाटी देता है कि दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, मृत घाटी सिर्फ ऑप्शन मिले तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तो मृत घाटी के बारे में दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं पीसेस में, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद एक अगला स्थल है सोनोरन या मोजेव मरुस्थल। इन दोनों मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ स्थल दिए हुए हैं। ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ग्रेट बेसिन का पठार भी है, डिजर्ट भी है। इसके बाद मोहावे, मोजेव भी इसको कहा जाता है, मोहावे भी कहा जाता है, मोजेव और मोहावे। मुख्य रूप से ये पूरी तरह से आपको यूएसए में स्थित है। सोनोरन डिजर्ट आप देखेंगे कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में स्थित है और कुछ हिस्सा इसका यूएसए में स्थित है। चिनहुआ मरुस्थल मैक्सिको और यूएसए के बीच में स्थित है। चिनहुआ भी ध्यान रखेंगे। सोनोरन डिजर्ट के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एरिजोना मरुस्थल दुनिया में कहां पर पाया जाता है। एरिजोना, तो आपको बता दें कि एरिजोना एक प्रांत है, यूएसए का एक प्रांत है एरिजोना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी एरिजोना में स्थित होने के कारण यूएसए में इसके एरिजोना में स्थित होने की वजह से इसको एरिजोना मरुस्थल भी कहा जाता है। तो एरिजोना मरुस्थल आपको बताना है कहां पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। लेकिन अगर सोनोरन का नाम रख देता है तो सोनोरन, तो फिर आप मैक्सिको उसका नाम बता सकते हैं क्योंकि ज्यादातर इसका हिस्सा मैक्सिको में आता है। इस तरह से मोजेव जो मरुस्थल है वो आपको यूएसए में बताना है पूरी तरह से। अब मोहावे जो है वो आपका मैक्सिको बताना है। लेकिन मोहावे का अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए एरिजोना मरुस्थल तो आपको एरिजोना प्रांत, क्योंकि यूएसए में, इसलिए ये आपका यूएसए हो जाएगा। तमाम सारे यहाँ पर रीजन्स हैं जिस वजह से इस तरह के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। अंतिम बात पर चलते हैं, महाद्वीप के अंतिम भाग पर, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। ये मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है इस महाद्वीप का, और इस मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण तमाम सारी नदियों ने किया है। इन नदियों में से सबसे जो मुख्य नदियां हैं वो मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियां हैं, और ये क्षेत्र कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। आगे चल करके हम बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं। इस तस्वीर को देख करके बताइए कि ये चित्र किस जानवर का है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी कक्षा 7 के भूगोल में पढ़ाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस महाद्वीप के। उस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उसकी झीलों के बारे में बात करेंगे। आगे चल करके हम इसके महाद्वीप के उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी किस चीज का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, कौन से शहर से किस चीज को प्रोडक्शन किया जाता है, साथ ही साथ कौन सा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, उस पर एक बात करेंगे। और अंतिम वीडियो जो होगा इस महाद्वीप को, उसके अंतर्गत हम विविध तथ्यों की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।